नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और हमारी संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है और इसीलिए मुद्दों पर बात करने के लिए हमने ये फोरम चुना है जिसका नाम है हमारी संसद। हमारी संसद में हम उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं, आपसे सीधे जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर। क्योंकि अगर आपको अपने घर में चैन से सोना है तो सरकार को मुस्तैद रहना होगा, हमारे पुलिस को मुस्तैद रहना होगा, साथ ही साथ हमारी सेनाओं को मुस्तैद रहना होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मुस्तैद रहना होगा। पिछले 10 साल में यूपीए ने क्या किया, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या करने वाली करेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है, साथ ही साथ बीजेपी से है हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया और कांग्रेस से है हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक अमीन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सबसे पहले विपक्ष को मौका देते हैं, इसीलिए 2 मिनट में रामेश्वर चौरसिया जी से कहूंगा कि वो राष्ट्रीय मसलों पर जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है उसके मद्देनजर भारत जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उस पर 2 मिनट अपनी बात रखें। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र में जब मजबूत नेतृत्व हो और मजबूत डिफेंस फोर्स हो तभी हम बाहर के चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं अच्छी तरह से, और बाहर के लोग भी हमारी तभी इज्जत करेंगे। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर काम के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं समझता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है कि डिफेंस को मजबूत करना बेहद जरूरी है। नहीं तो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले दिनों घटी है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 10 साल की जो यूपीए सरकार रही है, ये नेतृत्व की जो वैक्यूम था, लगा विदेशियों को भी लगा कि नेतृत्व बहुत वीक है, जिसके कारण ये सब हुआ। और जिस तरह से पिछले 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, मैं मानता हूं कि अगर हम डीआरडीओ को मजबूत किए हुए, डिफेंस फोर्स तब हम मजबूत मानते जब डिफेंस इक्विपमेंट्स हम खुद बनाते, अपने यूज के लिए भी और बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, केवल आरोप हैं। मैं आपको तथ्य देता हूं, फैक्ट्स देता हूं, मैं केवल रेटरिक नहीं यूज करूंगा। 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा की सरकार थी। इन 6 वर्षों में कितने टेररिस्ट एक्ट हुए इस देश में? 26,603। यूपीए की सरकार 2004 से 2013 के आंकड़े हैं, लास्ट ईयर के आंकड़े नहीं हैं ये। कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं? 23,000 से लेके हम इसको लेके आए हैं 7,238, और ये 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, इनके केवल 6 वर्ष में 23,603 थे। ये हमारी नीतियों के कारण है, ये हमारे प्रयासों के कारण है। बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामेश्वर जी, मेरा ऑब्जेक्शन है जी, जब भी बात होती है तो 2000 वो कंधार का जिक्र किया जाता है जिसमें 162 लोग उसमें हाईजैक हुए थे और पूरे संसद में प्रधानमंत्री के आगे नारेबाजी हो रही थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि एक बेटी को अब आतंकवादियों ने 88 में 89 में वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर थे, एक बेटी को अपहरण किया, 4 आतंकवादी को छोड़े गए थे। उस समय भी हमने ये सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि जब देश के जनता की हित की बात होती है तो हमें नहीं देखेंगे कि एक आतंकवादी को छोड़ रहे हैं तो क्या 162 लोगों की जान ले लेते हम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां डिफेंस का सवाल है, जहां इस तरह की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो कांग्रेस के मित्रों को भी 60 साल राज किए इस तरह के हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। वही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जब अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतर रही थी, तब हमारे नौजवानों ने कहा था कि हम इसे ओवरपावर करके इन्हें काबू में ला सकते हैं। कहां थी इनकी निर्णायक सरकार? कह सकते थे हमारे नौजवानों को कि आप ओवरपावर कीजिए इनको, तब उन्होंने निर्णय नहीं लिया। कहां से आप ये न्यूज लाते हैं? कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, कांग्रेस की भी ये सरकार नहीं होगी, यहाँ बैठे किसी लोगों की भी सरकार की बात करिए, कोई भी सरकार में नहीं होगा तो ये काम नहीं कहेगा कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बचा सकते थे तो कहेंगे कि नहीं बचाओ। ये कौन सा तथ्य लेके आते हैं? ऐसी बात कहिए कि देश की जनता को विश्वास हो। जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, तो ये आंकड़ों से देश नहीं चलता। देश चलता है, जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। 10 साल की बात नहीं है, 60 साल की बात है। इसीलिए आज कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है और किसी भी प्रदेश में डबल आंकड़ा नहीं कांग्रेस को आ रहा है।
तो मैं कहता हूं कि आप 60 साल राज किए, इतने बौखला के बातें नहीं कीजिए नेशनल सिक्योरिटी पे, तथ्य के आधार पर कीजिए और सच्चाई के साथ कीजिए। ये एक दिन का मामला नहीं है। रामेश्वर जी, मैंने तो बहुत तथ्य दिए, पॉलिटिकल लड़ाई एक भी तथ्य नहीं दिया, आपने एक भी तथ्य नहीं दिया। पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती है, कोई तथ्य नहीं है इसमें, कोई तथ्य में आपके दम नहीं है, आप आंकड़े लेके बैठते उसमें कोई दम नहीं है, सच्चाई कुछ और है। देखिए मैं मानता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो कोई भी सरकार है, हम नहीं ब्लेम कर सकते। हाँ, सरकार की मजबूरी रही होगी, मैंने आपको बताया 162 लोग प्रदर्शन कर रहे थे पीए, तो क्या 162 लोगों की जान हम ले लेते हैं एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए? हम आतंकवादियों से फिर निपटते? मैं तो आपसे एक सवाल कहता हूं, हमारे यहां कहते हैं कि सांप जब फन फैलाता है तो उसको उसी समय कुचल देना चाहिए। जब आतंकवादी सर उठा रहे थे तो क्या कर रही थी देश की सरकार? उसी समय कुचल देना चाहिए था। उस समय भी हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग थे, हमारे पास मिलिट्री थी, क्या कर रहे थे? आतंकवादी घटनाएं देश में बढ़ी कैसे? उसको अंदर आने कैसे दिया? उग्रवाद की घटनाएं बढ़ी कैसे? उस समय भी कांग्रेस की राज थी। आप 6 साल का रोना रोते हैं और हम आपको कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगले 2 साल में कोई आतंकवादी सर उठा करके इंडिया में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, अब आप आगे क्या करेंगे? हमने तो आंकड़े नीचे ले आए हम। आप तो 23,000 थे आपके समय, हमारे तो केवल 6,000 हैं। श्रीमान, आंकड़े आपने दिए हैं, आंकड़े कैसे कुकड़ होते हैं वो भी अपन जानते हैं। इसके अलावा एक मोटी बात सबको हमको जानना चाहिए कि आतंकवाद आपके टाइम, बीजेपी के टाइम पर ज़्यादा हो गया या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा के लिए भी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रेस्पॉन्सिबल है या उस पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई बिग ब्रदर सपोर्ट करके उसको बढ़ा रहा है? इसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है? और इसके अलावा जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आतंक, ये सब बातें हम हमारी डिफेंस के बारे में भी हम निर्णय ले पाते। बीजेपी के टाइम पर एक निर्णय लिया गया था अटल जी ने कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और उसमें पूरे हिंदुस्तान में जोश था कि अब सब जरूर सिखाएंगे, और बीजेपी में क्षमता थी, इसलिए सबको विश्वास भी था। हुआ क्या, पता नहीं किस बिग ब्रदर ने आकर के अटल जी को समझाया और अटैक नहीं हुआ। इसी तरह से मुशर्रफ के साथ में समाधान हो रहा था बहुत सुंदर, पता नहीं कौन कान में आकर के आगरा में कुछ कह देता है और वो सहमति खत्म हो जाती है। तो क्या हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिग ब्रदर हमारे पीछे पड़ा हुआ है जिसके कारण हम अपने निर्णय नहीं पा रहे, जिस कारण से ये आतंकवाद बढ़ रहा है? इसका स्पष्टीकरण दोनों पार्टियों के द्वारा जरूरी है। बख्शी जी, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। बात सारी ये है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, आर्म फोर्सेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की सरकार कब से चली आ रही थी, बीच में बीजेपी की सरकार भी आई, बात वहीं की वहीं रही। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने शुरू से नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी ही नहीं है। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने बताना पड़ा था हिंदुस्तान को, और पार्लियामेंट दहल गई थी कि हिंदुस्तान की फौजों के पास डॉक्ट्रिन नहीं है, सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। इसीलिए आपको ये IC 814 की प्रॉब्लम आई, इसीलिए आपको कारगिल की प्रॉब्लम आई, चाइना 1962 की प्रॉब्लम आई, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि कब क्या करना है। हमारे सरकार के अंदर जो खामी है उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन करके दूसरी सरकार ले आते हैं। जो अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता और उसको सॉल्व नहीं करना चाहता। जब तक हम उनको हटाएंगे नहीं, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, बात वहीं की वहीं रहेगी, हमको ये प्रॉब्लम रहेगी। सारे सुरक्षा के मुद्दों को लेके, मसलन सियाचिन ग्लेशियर का ले लीजिए, 2 कैंप्स थे। एक कैंप इवन विदाउट पनिशिंग पाकिस्तान वो कह रहा था कि सियाचिन से हटा लो ट्रुप्स को, और आज का अखबार में वो संजय बारू के बुक में भी ये रिवील हुआ है कि वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह चाहते थे कि आप वहाँ से ये कर लीजिए। हमारे जैसे लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होता है कहीं और कोई समझौता नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़, माओवादियों को लेके इनके यहाँ 2 कैंप था। एक कैंप मनमोहन सिंह और चिदम्बरम का था। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये देश के लिए सबसे बड़ा, राष्ट्र के लिए खतरा है। चिदम्बरम साहब ने कहा बहुत ही कोजेंट एक्शन लीजिए। और एक कैंप शायद 10 जनपद पे था कि विनायक सेन को जब बेल मिला उसके चंद दिन के बाद उन्हें प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया गया। किसके प्रेशर में बनाया गया? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के प्रेशर में बनाया गया
क्या ये मैं नहीं जानता हूं। तीसरा, टेररिज्म में इनके यहां 2 कैंप था। एक कैंप जो कहता था कि ट्रेड एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर। एक कैंप 26 से 11 की भर्त्सना कर रहा था और एक कैंप के लीडर मुंबई जाते हैं कुछ चंद महीनों के बाद, एक पुस्तक का विमोचन करते हैं और उस पुस्तक का शीर्षक था 26 से 11 आरएसएस की साजिश। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंट्री का रिजॉल्व भी कर रहे हैं और आप किस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं? रही बात तीनों सेनाओं की, आप देखिए भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों सेना में कुछ ना कुछ हुआ। वीके सिंह का एज राव लेके आर्मी में, एयरफोर्स में एक ऑगस्टा वेस्टलैंड का एक स्कैंडल हुआ। कुछ प्रतिशत कहते हैं कि किसी अमुक एयर चीफ ने वो किया, जो भी किया, एम्बेजल किया, बाकी 90% कहां है? तो आप वो 10% को इतना उछालने के पहले आपने कभी सोचा कि एयरफोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तीसरी बात, आप कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक नहीं बना दिया है तो क्या बना दिया है कि 1 महीना हो गया है और आज तक आपका नौसेना का कोई एक चीफ नहीं आप सेलेक्ट कर पाए। ये एक नेवी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एयरफोर्स और नेवी है। साहब एक नेवल चीफ अगर या एयर चीफ जाता है, आधे घंटे में दूसरे का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये किसके मैनिपुलेशन से हो रहा है? कौन सी ताकतें हैं? क्या आर्म्स लॉबी तो कहीं इतना ये नहीं हो गया है? और मेरा आखिरी ये कि आप लोग ज्यादातर लोग प्रॉक्सी वॉर का जो डायमेंशन है वो नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने आंकड़े दिए, आंकड़े मैं आपको बताता हूं। यूपीए सरकार के आने के बाद टेररिज्म कश्मीर से ट्रैवल कहां कहां किया? जयपुर, सरोजनी नगर, अयोध्या, वाराणसी, अजमेर, पुणे, बेंगलोर। आप बताइए कि ये पैन इंडियन फिनोमिनन कब बना ये? और माओवादी जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो कोई 100 जिलों से कम था, आज 232 जिले हैं। और ये लोग क्यों मर रहे हैं? आपने कभी इसका अंदाजा लगाया है? ये जो आपके सीआरपीएफ के जवान जो मर रहे हैं, आप इतने इन्योर्ड हो गए, ये इसलिए मर रहे हैं ताकि हम और आप अपना एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कर सके। हमारे लिए कोई फुर्सत नहीं है उनके लिए। और तब देश का दुश्मन क्या कौन होता है? और ये बताइए साहब, और कितने पीएचडी करवा लोगे? जो स्टूडेंट था वो गाइड हो गया माओइज्म में। मेरी अगली सरकार चाहे आपकी हो उनकी हो, एक चीज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक तो कश्मीर और माओवादियों पे पीएचडी अब से बैन कर देना। पटना में किसने ब्लास्ट करवाया? आप ही लोगों ने कहा, इंडियन मुजाहिदीन ने। इंडियन मुजाहिदीन किससे कंट्रोल होता है? लश्कर तोयबा से। तो क्या साहब अब पाकिस्तान यह तय करेगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरे को इतनी ही बात कहनी थी, बाकी आप दोनों की समझ पे। कई सारे मामले दीपक अमीन साहब जिसको लेकर सेना हमेशा विवादों में रही और मोराल को लेकर कई सारी बातें होती रही। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या मैनेजमेंट खराब था? AK एंटनी को तो नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान के तरह बात करते हैं। देखिए, जहां तक उम्र का और एज का सवाल है, ये एक व्यक्ति के उम्र के ऊपर जो विवाद उठा, इसके बेसिस पे आप पूरी सेना पे आरोप लगाएं कि इसमें गड़बड़ है या इसमें कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, ये तो उचित नहीं है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। वो किसी एक व्यक्ति ने अपने एज के ऊपर, अपनी उम्र के ऊपर कोई इशू उठाया है, वो कोर्ट के अंदर था, कोर्ट को उसको तय करना था। वो मसला पूरा हो गया। इसको लेके पूरी सेना पे असर पड़ेगा, ये तो मुझे लगता नहीं है। हमारी सेना इतनी वीक नहीं है। दूसरा, आपको लगता है ऐसा? जब आर्मी चीफ का सवाल होता है तो सेना के मनोबल पर
फर्क पड़ता है, चाहे वो कुछ भी सवाल हो। पहली बात नहीं वो ठीक माफ है, लेकिन कीजिए। सर वो मसला तो कोर्ट में था ना सर, उसको अब आप सरकार से तो जोड़ नहीं सकते। सही है, पर सरकार को उतना लंबा चौड़ा वक्त नहीं लेना चाहिए था। सर वो उसमें सरकार की बात ही नहीं है। नहीं, वो तो सरकार की बात है। कोर्ट का मामला है वो। उन्होंने तो रक्षा मंत्री को लिखा था, कर सकती थी। उन्होंने तो रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वो 6 महीने तक चिट्ठी रक्षा मंत्री के पास पड़ी रही थी। उस पर आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं हम, किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर महीने 2 महीने में डिसीजन हो जाना चाहिए सर था आपकी, लेकिन कोर्ट का मसला है तो नहीं, कोर्ट में पहुंचने के बाद कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और उसकी वजह ये है कि देखा गया है कि बहुत से टॉप आर्मी ऑफिसर्स आज उनका टर्म खत्म हो रहा है, अगले दिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस ट्रेंड है। इस तरह के बात नहीं, बिल्कुल ये और दूसरी चीज, एक दो चीजें हैं। मैं देखिए, मैं एक सेकंड, 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ये स्टेटमेंट दी थी गाजियाबाद में। आप मुझे एक, जो भी सेना अधिकारी है आज वो सर्विस में कल रिटायर होकर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, दे शुड ज्वाइन बाय ऑल मींस। कुछ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, पार्ट ऑफ दिस कंट्री। टाइम फ्रेम होना चाहिए। जिनको लगता है ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए सर, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है नहीं ज्वाइन करना इसमें कोई चाहिए। ज्यादातर लोग ये बहुत सेना से अच्छी रखते बात हैं, है। वो लोग ज्वाइन करने कमर की आगा बात साहब, करें। मैं समझता हूँ ये डिबेट का इशू है। मैंने एक बात रखी है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि सेना में भी करप्शन की रिपोर्ट्स अब आने लगी, और उसकी वजह से बहुत से लोग पॉलिटिक्स में भी जाने की बात करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये डिबेट का मसला है। मैं समझता हूँ इस पर सीरियस बात होनी चाहिए और इस मसले को उठाना चाहिए। इसमें एक और उदाहरण है सर, इसमें आपका एक और उदाहरण है, जो होम सेक्रेटरी अभी जो रिटायर होके राजनीति में ज्वाइन किया है, उसमें भी ये इशू गंभीर है और इस पे डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल पहले आप बोलिए, क्योंकि जहाँ पे देश की सिक्योरिटी का मसला है, जो आपके नागरिक अधिकार हैं, जो आपके नागरिक अधिकार को आगे बढ़ाएंगे, आप वो अधिकार कैसे? सर इसके बाद थापर साहब के बाद आप फिर सिंह साहब जी। कि लड़ाइयां हथियारों के साथ जीती जाती है, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं हथियारों के साथ, लेकिन जीती जाती हैं आदमियों के साथ। ठीक है, मैं 1962 में सेना में आ गया था, उससे पहले मेरे पिताजी भी सेना में थे। 1962 में जो 63 में हमको राइफल मिली, वो आज तक चल रही है। आज जाके हमारी इंडिजिनियस राइफल, जो कि ऑलरेडी डिस्कार्ड के पॉलिसी में है, वो चल रही है। इसी तरह से MiG-21 उस जमाने में आए थे, आज तक चल रहे हैं। उनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं। और बजट जो है नेशन का डिफेंस के ऊपर, वो कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारी सरकार 500 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकती 1 रैंक 1 पेंशन को देने के लिए, जिसके लिए कि सारी सेना में उत्तेजित हैं, सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो बैठे हैं यहाँ पे उत्तेजित हैं? क्यों नहीं कर सकते? फौज के मनोबल को किस तरह की चीजें इफेक्ट करती हैं, वो आप लोग इनसे जवाब चाहते हैं। हम आपने सही मामला उठाया। 1 रैंक 1 पेंशन हम सरकार आते ही कर देंगे, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे एजेंडा में भी है कि वे होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हो गया। सुन लीजिए, ये तो कितने नियम बनाते हैं, वो पास ही नहीं होता कितने साल से, हमको भी पता है कितना हो गया। अब छोड़िए इनसे बातों, बहस का ये मामला नहीं है, मिलिट्री का मामला है। तो बात सारी ये है कि इस समय क्या हुआ और क्या करेंगे, इस एक चीज है। पर मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूं परमेश्वर जी की हम बात कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी की। आपको पता है सिक्योरिटी की हालत इस समय इतनी खराब हो गई है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर अगर आर्मी तैनात है तो आपने आईटीबीपी लगाई हुई है, और आईटीबीपी को आर्मी कमांडर कहता है तो कहता है मैं एमएचए के अंडर में हूं, आपके अंडर नहीं। कश्मीर में बीएसएफ है और आर्मी है, और होम मिनिस्टर वहां जाता है, कहता है ये हमारे अंडर में है, आर्मी कमांडर असहाय है। वहां चाइना हंस रहा है, वह पाकिस्तान हंस रहा है। आप बताइए, जब भी आपकी गवर्नमेंट आएगी आप इसमें किस तरीके से बदलाव करेंगे? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलाना होगा, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, और उसमें फिर आपको जो डिफेंस सेक्रेटरी होगा वो फौजी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी एयर, जॉइंट सेक्रेटरी आर्मी फौजी होगा। क्या ये इसके लिए रेडी है? क्या ब्यूरोक्रेसी मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। अभी ORO OP 1 रैंक 1 पेंशन के लिए अभी आप देखना वो आपको कितना नचाते हैं। पॉलिटिकल बॉडी बन के आने से एक बात है, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं कंट्रोल करेंगे कुछ नहीं होगा।
और इसीलिए तो आप ये मान के चल रहे हैं इनकी सरकार आ रही है, ऐसा है क्या? मैं क्या इनको अभी बता रहा हूँ नहीं आ रही है, चिंता मत करिएगा। दीपक जी, बख्शी साहब आपकी बात से मैं दीपक जी ऑलरेडी आधा प्रोसेस कर सकते हैं आरोपी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही इनकी सरकार, उसकी चिंता मत करिएगा। मैं बता दूं, अगर इनकी सरकार आए या ना आए तो आप होंगे क्या? आप रेडी हैं इसके लिए? अभी तक तो नहीं किया। बिल्कुल सर, साल से नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको रिस्पॉन्सिव बताऊं आपने क्या किया है। नहीं, आपको बता दूं, ये सारी बीमारी स्टार्ट हुई थी 55 में, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को किसी ने कह दिया था कि आपकी फौज जो है ये कूक कर सकती है, जैसे थाईलैंड में, कंबोडिया में, पाकिस्तान में, बर्मा में हो गया है। आप इनको नीचे करना शुरू करिए ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में, और तभी ये आपका ये पिछले 26 जनवरी को वो जो चर्चाएं निकली थी, आगरे से जखीरा आ रहा है, सिरसा से जखीरा आ रहा है, जैसे बहादुर शाह जफर के लिए मेरठ से चला आ रहा था, ये सारी ये सपनों की बातें जो हैं, ये जो मन में डाली गई हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के थ्रू डाली गई हैं। तो इसमें कसूर किसका है आपको पता होना चाहिए। क्या आप चेंज करेंगे? क्या आप चेंज करेंगे? बख्शी साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। क्लोजिंग कमेंट दोनों का 2-2 मिनट। यही ब्यूरोक्रेसी जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आता है ना, तो वो लाइन पर आ जाती है, उसको हिम्मत नहीं पड़ती है। आप कह रहे हैं डिफेंस की बात, स्टेट्स में भी यही होता है बख्शी साहब। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा अगर हैम्पर का कोई काम करता है तो ब्यूरोक्रेसी करती है, क्योंकि लीडर कमजोर होता है। अगर लीडर मजबूत होगा तो वही भी आप जो कहे, हमने तो लाइन पे रोड्स की भी बात कही, आप तो रेलवे की कही, हमने रोड्स की भी की है उसमें, हम अपने इसमें, और एक करेंगे। हमें भी इन सब का अंदाजा है। हम डिफेंस एक्सपर्ट से पहले बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, कोई एक से नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफेंस के इतने लोग ज्वाइन किए, 2-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, इतने लोग ज्वाइन किए हैं कि उनकी मीटिंग होती है, पूरे जोशी जी और मोदी जी और राजनाथ जी के साथ बैठ करके मीटिंग हुई और सारे पॉइंट्स निकाले गए, ये करना है तो करना है। आखिर वो देश के लिए तो हमें बता रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बता रहे हैं। इसीलिए डिफेंस के लिए जितना करना है वो करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी तो सेकंड आती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? नेशन नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेंगे आप? हम तो लास्ट में आते हैं साहब, कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन देश तो बचा रहे। इसीलिए देश को कौन सुरक्षित रखेगा? उस दिन जब लड़ाई होती है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, लड़ने कौन जाता है? जनरल के नेतृत्व में लड़ाई होती है, उस समय सरकार में को ब्यूरोक्रेट को दोष नहीं, सेक्रेटरी को दोष नहीं दिया जाता है, उस समय दोष दिया जाता है डिफेंस वाले को। इसलिए मैं मानता हूं कि डिफेंस जितना भी मजबूत हो उतना देश के हित में है, और इस सारी चीजों को हम करेंगे। दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जितने ठोस कदम हमने उठाए हैं, कांग्रेस की पार्टी के यूपीए सरकार ने उठाए हैं, उसके नतीजे, उसके आंकड़े, उसके रिजल्ट हमें बिल्कुल जग जाहिर हैं। चाहे हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जितने केसेस कम हुए हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेशन में कितने कम हुए हैं केसेस, चाहे हमारा ट्रेड बढ़ा हो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाहे पाकिस्तान को हमने मजबूर किया हो ये मानने के लिए पहली बार इतिहास में कि उनकी ज़मीन पर आतंकवाद हो रहा है, ये सब हमारे कदम से हुआ है। चाहे हमने एनआईए एस्टैब्लिश किया हो, एनएसजी हो, एनएसजी के अलग अलग ब्रांचेज हर देश में अलग अलग जगह किया हो, चाहे हमने नेट ग्रिड बनाया हो, चाहे हमने 1 रैंक 1 पेंशन किया हो, हम बोलते हैं वो करते हैं। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना करके दिखाते हैं। ये हमारी ये हमारी नीति है, ये हमारे काम है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो मनगढ़ंत जो कहानियाँ जो बख्शी साहब ने बोला, जो कू की चली थी, तो आपकी सरकार ने इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, और जो इसको स्पिन करा जिसने उनको पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथी जो अभी भी सेना में हैं, इनको बहुत अंदर से बहुत बुरा लगा जब ये चीज़ उखड़ के आई, जब वो चीज़ निकल के आई, अंदर से डीपली हर्ट हुई है पूरी सेना। तो आपने उस पर मरहम लगाने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई इंक्वायरी करी? मैं आपको जवाब देता हूं सर। ये अगर आपको याद होगा कि ये इश्यू केवल शायद 2 या 3 दिन मैक्सिमम चला था, वो कैसे दब गया था? क्योंकि सरकार ने कदम उठाए, लेकिन ये उचित नहीं है, ये गलत है, तो इसको तुरंत इसके ऊपर तुरंत काबू कर लिया था ना सर। ये स्कार काफी साल तक रहेगा। नो डिस्कशन, ये इशू चल ही नहीं थी, और आपकी बात सही है, हमने तुरंत इस पे कदम उठा के तुरंत इसको सप्रेस कर दिया था। ये इशू ज्यादा चला नहीं था। दीपक जी, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि हम उस दिन डिफेंस को मजबूत मानेंगे जब अमेरिका के फाइटर प्लेन पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और मीग पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और रसा के पनडुब्बी पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तब हिंदुस्तान की डिफेंस मजबूत होगी। जनरल वीके सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, दैट लेटर वाज लीक्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेडी ऑफ स्टेट।
क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया आपने? सर, नो पर्सनल थिंग सर, नो, इट इज नॉट पर्सनल थिंग. नो पर्सनल थिंग. It is not a personal thing, Mr. Chaurasia. It's not a personal thing. It was a letter. आप किसी लेटर का नाम ले रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ. न्यूज़पेपर में आया चौरसिया जी, न्यूज़पेपर में आया ये तो न्यूज़पेपर में मीडिया में मुझे यहीं रोकना पड़ेगा. अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है. उम्मीद मतलब होता अच्छा ये कि हम इस पर घंटों और घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है. हमारी संसद में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर इस एपिसोड में इतना ही. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और हमारी संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है. देश में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है और इसीलिए मुद्दों पर बात करने के लिए हमने ये फोरम चुना है जिसका नाम है हमारी संसद. हमारी संसद में हम उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं, आपसे सीधे जुड़े हुए हैं. और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर, क्योंकि अगर आपको अपने घर में चैन से सोना है तो सरकार को मुस्तैद रहना होगा, हमारे पुलिस को मुस्तैद रहना होगा, साथ ही साथ हमारी सेनाओं को मुस्तैद रहना होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मुस्तैद रहना होगा. पिछले 10 साल में यूपीए ने क्या किया, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या करने वाली करेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे. हमारे पास एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है. साथ ही साथ बीजेपी से है हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया और कांग्रेस से है हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक अमीन. जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सबसे पहले विपक्ष को मौका देते हैं, इसीलिए 2 मिनट में रामेश्वर चौरसिया जी से कहूंगा कि वो राष्ट्रीय मसलों पर जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है उसके मद्देनजर भारत जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उस पर 2 मिनट अपनी बात रखें. देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र में जब मजबूत नेतृत्व हो और मजबूत डिफेंस फोर्स हो तभी हम बाहर के चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं अच्छी तरह से, और बाहर के लोग भी हमारी तभी इज्जत करेंगे. कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर काम के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो मैं समझता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है कि डिफेंस को मजबूत करना बेहद जरूरी है. नहीं तो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले दिनों घटी है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 10 साल की जो यूपीए सरकार रही है, ये नेतृत्व की जो वैक्यूम था, लगा विदेशियों को भी लगा कि नेतृत्व बहुत वीक है, जिसके कारण ये सब हुआ. और जिस तरह से पिछले 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, मैं मानता हूं कि अगर हम डीआरडीओ को मजबूत किए हुए, डिफेंस फोर्स तब हम मजबूत मानते जब डिफेंस इक्विपमेंट्स हम खुद बनाते, अपने यूज के लिए भी और बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी. ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, केवल आरोप हैं. मैं आपको तथ्य देता हूं, फैक्ट्स देता हूं. मैं केवल रेटरिक नहीं यूज करूंगा. 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा की सरकार थी. इन 6 वर्षों में कितने टेररिस्ट एक्ट हुए इस देश में? 26,603. यूपीए की सरकार 2004 से 2013 के आंकड़े हैं, लास्ट ईयर के आंकड़े नहीं हैं ये. कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं? 23,000 से लेके हम इसको लेके आए हैं 7,238. और ये 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, इनके केवल 6 वर्ष में 23,603 थे. ये हमारी नीतियों के कारण है, ये हमारे प्रयासों के कारण है. बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा. रामेश्वर जी, ऑब्जेक्शन है जी. जब भी बात होती है तो 2000 वो कंधार का जिक्र किया जाता है, जिसमें 162 लोग उसमें हाईजैक हुए थे और पूरे संसद में प्रधानमंत्री के आगे नारेबाजी हो रही थी. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि एक बेटी को आतंकवादियों ने 88 में 89 में वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर थे, एक बेटी को अपहरण किया, 4 आतंकवादी को छोड़े गए थे. उस समय भी हमने ये सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि जब देश के जनता की हित की बात होती है तो हमें नहीं देखेंगे कि एक आतंकवादी को छोड़ रहे हैं तो क्या 162 लोगों की जान ले लेते हम. इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां डिफेंस का सवाल है, जहां इस तरह की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो कांग्रेस के मित्रों को भी 60 साल राज किए इस तरह के हल्की बातें नहीं करनी चाहिए. मैं इसका जवाब देना चाहता हूं. वही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जब अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतर रही थी, तब हमारे नौजवानों ने कहा था कि हम इसे ओवरपावर करके इन्हें काबू में ला सकते हैं. कहां थी इनकी निर्णायक सरकार?
कह सकते थे हमारे नौजवानों को कि आप ओवर पावर कीजिए इनको, तब उन्होंने निर्णय कहां नहीं लिया। कहां से आप ये न्यूज लाते हैं? कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, कांग्रेस की भी ये सरकार नहीं होगी, यहाँ बैठे किसी लोगों की भी सरकार, की बात सुन लीजिए, कोई भी सरकार में नहीं होगा तो ये काम नहीं कहेगा कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज बचा सकते थे तो कहेंगे कि नहीं बचाओ। ये कौन सा तथ्य लेके आते हैं? ऐसी बात कहिए कि देश की जनता को विश्वास हो। जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, तो ये आंकड़ों से देश नहीं चलता। देश चलता है, जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। 10 साल की बात नहीं है, 60 साल की बात है। इसीलिए आज कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है और किसी भी प्रदेश में डबल की आंकड़ा नहीं कांग्रेस को आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप 60 साल राज किए, इतने बौखला के बातें नहीं कीजिए नेशनल सिक्योरिटी पे। तथ्य के आधार पर कीजिए और सच्चाई के साथ कीजिए। ये एक दिन का मामला नहीं है। रामेश्वर जी, मैंने तो बहुत तथ्य दिए, आपने एक भी तथ्य नहीं दिया। आपने एक भी तथ्य नहीं दिया। पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती है, कोई तथ्य नहीं है इसमें, कोई तथ्य में आपके दम नहीं है। आप आंकड़े लेके बैठते, उसमें कोई दम नहीं है, सच्चाई कुछ और है। देखिए, मैं मानता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो कोई भी सरकार है, हम नहीं ब्लेम कर सकते। हाँ, सरकार की मजबूरी रही होगी। मैंने आपको बताया 162 लोग प्रदर्शन कर रहे थे पीएम, तो क्या 162 लोगों की जान हम ले लेते एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए? हम आतंकवादियों से फिर निपटते? मैं तो आपसे एक सवाल कहता हूं। हमारे यहां कहते हैं कि सांप जब फन फैलाता है तो उसको उसी समय कुचल देना चाहिए। जब आतंकवादी सर उठा रहे थे तो क्या कर रही थी देश की सरकार? उसी समय कुचल देना चाहिए था। उस समय भी हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग थे, हमारे पास मिलिट्री थी। क्या कर रहे थे? आतंकवादी घटनाएं देश में बढ़ी कैसे? उसको अंदर आने कैसे दिया? उग्रवाद की घटनाएं बढ़ी कैसे? उस समय भी कांग्रेस की राज थी। आप 6 साल का रोना रोते हैं और हम आपको कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगले 2 साल में कोई आतंकवादी सर उठा करके इंडिया में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब आप आगे क्या करेंगे? हमने तो आंकड़े नीचे ले आए। हम आप तो 23,000 थे आपके समय, हमारे तो केवल 6,000 हैं। श्रीमान, आंकड़े आपने दिए हैं, आंकड़े कैसे कुकड़ होते हैं वो भी अपन जानते हैं। इसके अलावा एक मोटी बात सबको हमको जानना चाहिए कि आतंकवाद आपके टाइम, बीजेपी के टाइम पर ज़्यादा हो गया या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा के लिए भी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है या उस पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई बिग ब्रदर सपोर्ट करके उसको बढ़ा रहा है? इसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है? और इसके अलावा जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आतंक, ये सब बातें हमारी डिफेंस के बारे में भी हम निर्णय ले पाते। बीजेपी के टाइम पर एक निर्णय लिया गया था अटल जी ने कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और उसमें पूरे हिंदुस्तान में जोश था कि अब सब जरूर सिखाएंगे, और बीजेपी में क्षमता थी, इसलिए सबको विश्वास भी था। हुआ क्या? पता नहीं किस बिग ब्रदर ने आकर के अटल जी को समझाया और अटैक नहीं हुआ। इसी तरह से मुशर्रफ के साथ में समाधान हो रहा था, बहुत सुंदर। पता नहीं कौन कान में आकर के आगरा में कुछ कह देता है और वो सहमति खत्म हो जाती है। तो क्या हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिग ब्रदर हमारे पीछे पड़ा हुआ है जिसके कारण हम अपने निर्णय नहीं पा रहे, जिस कारण से ये आतंकवाद बढ़ रहा है? इसका स्पष्टीकरण दोनों पार्टियों के द्वारा जरूरी है। बख्शी जी, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। बात सारी ये है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, आर्म फोर्सेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की सरकार कब से चली आ रही थी, बीच में बीजेपी की सरकार भी आई, बात वहीं की वहीं रही। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने शुरू से नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी ही नहीं है। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने बताना पड़ा था हिंदुस्तान को, और पार्लियामेंट दहल गई थी कि हिंदुस्तान की फौजों के पास डॉक्ट्रिन नहीं है, सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। इसीलिए आपको ये IC 814 की प्रॉब्लम आई, इसीलिए आपको कारगिल की प्रॉब्लम आई, चाइना 1962 की प्रॉब्लम आई, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि कब क्या करना है। हमारे सरकार के अंदर जो खामी है उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन करके दूसरी सरकार ले आते हैं। जो अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता और उसको सॉल्व नहीं करना चाहता। जब तक हम उनको हटाएंगे नहीं, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, बात वहीं की वहीं रहेगी। हमको ये प्रॉब्लम रहेगी। सारे सुरक्षा के मुद्दों को लेके, मसलन सियाचिन ग्लेशियर का ले लीजिए, 2 कैंप्स थे। एक कैंप इवन विदाउट पनिशिंग पाकिस्तान वो कह रहा था कि सियाचिन से हटा लो ट्रुप्स को, और आज का अखबार में वो संजय बारू के बुक में भी ये रिवील हुआ है कि वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह चाहते थे कि आप वहाँ से ये कर लीजिए। हमारे जैसे लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होता है कहीं और कोई समझौता नहीं हो सकता है।
दूसरा चीज, माओवादियों को लेके इनके यहाँ 2 कैंप था। एक कैंप मनमोहन सिंह और चिदम्बरम का था। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये देश के लिए सबसे बड़ा, राष्ट्र के लिए खतरा है। चिदम्बरम साहब ने कहा बहुत ही कोजेंट एक्शन लीजिए। और एक कैंप शायद 10 जनपद पे था कि विनायक सेन को जब बेल मिला उसके चंद दिन के बाद उन्हें प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया गया। किसके प्रेशर में बनाया गया? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के प्रेशर में बनाया गया क्या? ये मैं नहीं जानता हूं। तीसरा, टेररिज्म में इनके यहां 2 कैंप था। एक कैंप जो कहता था कि ट्रेड एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर। एक कैंप 26 से 11 की भर्त्सना कर रहा था और एक कैंप के लीडर मुंबई जाते हैं कुछ चंद महीनों के बाद, एक पुस्तक का विमोचन करते हैं और उस पुस्तक का शीर्षक था 26 से 11 आरएसएस की साजिश। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंट्री का रिजॉल्व भी कर रहे हैं और आप किस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं? रही बात तीनों सेनाओं की, आप देखिए भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों सेना में कुछ ना कुछ हुआ। वीके सिंह का एज राव लेके आर्मी में, एयरफोर्स में एक ऑगस्टा वेस्टलैंड का एक स्कैंडल हुआ। कुछ प्रतिशत कहते हैं कि किसी अमुक एयर चीफ ने वो किया, जो भी किया, एम्बेजल किया। बाकी 90% कहां है? तो आप वो 10% को इतना उछालने के पहले आपने कभी सोचा कि एयरफोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तीसरी बात, आप कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक नहीं बना दिया है तो क्या बना दिया है कि 1 महीना हो गया है और आज तक आपका नौसेना का कोई एक चीफ नहीं आप सेलेक्ट कर पाए। ये एक नेवी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एयरफोर्स और नेवी है। साहब एक नेवल चीफ अगर या एयर चीफ जाता है, आधे घंटे में दूसरे का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये किसके मैनिपुलेशन से हो रहा है? कौन सी ताकतें हैं? क्या आर्म्स लॉबी तो कहीं इतना ये नहीं हो गया है? और मेरा आखिरी ये कि आप लोग ज्यादातर लोग प्रॉक्सी वॉर का जो डायमेंशन है वो नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने आंकड़े दिए, आंकड़े मैं आपको बताता हूं। यूपीए सरकार के आने के बाद टेररिज्म कश्मीर से ट्रैवल कहां कहां किया? जयपुर, सरोजनी नगर, अयोध्या, वाराणसी, अजमेर, पुणे, बेंगलोर। आप बताइए कि ये पैन इंडियन फिनोमिनन कब बना ये? और माओवादी जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो कोई 100 जिलों से कम था, आज 232 जिले हैं। और ये लोग क्यों मर रहे हैं? आपने कभी इसका अंदाजा लगाया है? ये जो आपके सीआरपीएफ के जवान जो मर रहे हैं, आप इतने इन्योर्ड हो गए, ये इसलिए मर रहे हैं ताकि हम और आप अपना एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कर सके। हमारे लिए कोई फुर्सत नहीं है उनके लिए। और तब देश का दुश्मन क्या कौन होता है? और ये बताइए साहब, और कितने पीएचडी करवा लोगे? जो स्टूडेंट था वो गाइड हो गया माओइज्म में। मेरी अगली सरकार चाहे आपकी हो उनकी हो, एक चीज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक तो कश्मीर और माओवादियों पे पीएचडी अब से बैन कर देना। पटना में किसने ब्लास्ट करवाया? आप ही लोगों ने कहा, इंडियन मुजाहिदीन ने। इंडियन मुजाहिदीन किससे कंट्रोल होता है? लश्कर तोयबा से। तो क्या साहब अब पाकिस्तान यह तय करेगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरे को इतनी ही बात कहनी थी, बाकी आप दोनों की समझ पे। कई सारे मामले दीपक अमीन साहब जिसको लेकर सेना हमेशा विवादों में रही और मोराल को लेकर कई सारी बातें होती रही। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या मैनेजमेंट खराब था? AK एंटनी को तो नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान के तरह बात करते हैं। देखिए, जहां तक उम्र का और एज का सवाल है, ये एक व्यक्ति के उम्र के ऊपर जो विवाद उठा, इसके बेसिस पे आप पूरी सेना पे आरोप लगाएं कि इसमें गड़बड़ है या इसमें कुछ इश्यू है,
कोई प्रॉब्लम है, ये तो उचित नहीं है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। वो किसी एक व्यक्ति ने अपने एज के ऊपर, अपनी उम्र के ऊपर कोई इशू उठाया है, वो कोर्ट के अंदर था, कोर्ट को उसको तय करना था, वो मसला पूरा हो गया। इसको लेके पूरी सेना पे असर पड़ेगा, ये तो मुझे लगता नहीं है। हमारी सेना इतनी वीक नहीं है। दूसरा, आपको लगता है ऐसा? जब आर्मी चीफ का सवाल होता है तो सेना के मनोबल पर फर्क पड़ता है, चाहे वो कुछ भी सवाल हो। ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन सर वो मसला तो कोर्ट में था ना सर, उसको अब आप सरकार से तो जोड़ नहीं सकते। सही है, पर सरकार को उतना लंबा चौड़ा वक्त नहीं रहना चाहिए था। सर वो उसमें सरकार की बात ही नहीं है। नहीं, सरकार की बात है, कोर्ट का मामला है वो। उन्होंने तो रक्षा मंत्री को लिखा था, कर सकती थी। उन्होंने तो रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वो 6 महीने तक चिट्ठी रक्षा मंत्री के पास पड़ी रही थी। उस पर आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं हम, किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर महीने 2 महीने में डिसीजन हो जाना चाहिए था। आपकी लेकिन कोर्ट का मसला है तो नहीं, कोर्ट में पहुंचने के बाद कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है, और उसकी वजह ये कि देखा गया है कि बहुत से टॉप आर्मी ऑफिसर्स आज उनका टर्म खत्म हो रहा है, अगले दिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस ट्रेंड है। इस तरह के बात नहीं, बिल्कुल ये और दूसरी चीज, एक दो चीजें हैं। मैं देखिए, मैं एक सेकंड, 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ये स्टेटमेंट दी थी गाजियाबाद में। आप मुझे जो भी सेना अधिकारी है, आज वो सर्विस में कल रिटायर होकर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, दे शुड ज्वाइन बाय ऑल मींस। कुछ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जिनको लगता है ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए सर, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और ज्यादातर लोग नहीं, इसमें कोई, ये बहुत अच्छी बात है, वो लोग ज्वाइन करना। मैं समझता हूँ ये डिबेट का इशू है। मैंने एक बात रखी है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि सेना में भी करप्शन की रिपोर्ट सब आने लगी, और उसकी वजह से बहुत से लोग पॉलिटिक्स में भी जाने की बात करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये डिबेट का मसला है। मैं समझता हूँ इस पर सीरियस बात होनी चाहिए और इस मसले को उठाना चाहिए। इसमें एक और उदाहरण है सर, इसमें आपका एक और उदाहरण है। होम सेक्रेटरी अभी जो रिटायर होकर राजनीति में ज्वाइन किया है, उसमें भी ये इश्यू गंभीर है और इस पे डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल जहाँ पे देश की सिक्योरिटी का मसला है, जो आपके नागरिक अधिकार हैं, जो आपके नागरिक अधिकार को आगे बढ़ाएंगे, आप वो अधिकार कैसे? सर इसके बाद थापर साहब के बाद आप फिर सिंह साहब जी। कि लड़ाइयां हथियारों के साथ जीती जाती है, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं हथियारों के साथ, लेकिन जीती जाती हैं आदमियों के साथ। ठीक है, मैं 1962 में सेना में आ गया था, उससे पहले मेरे पिताजी भी सेना में थे। 1962 में जो 63 में हमको राइफल मिली, वो आज तक चल रही है। आज जाके हमारी इंडिजिनियस राइफल, जो कि ऑलरेडी डिस्कार्ड के पॉलिसी में है, वो चल रही है। इसी तरह से मिग 21 उस जमाने में आए थे, आज तक चल रहे हैं। उनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं। और बजट जो है नेशन का डिफेंस के ऊपर, वो कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारी सरकार 500 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकती 1 रैंक 1 पेंशन को देने के लिए, जिसके लिए कि सारी सेना में उत्तेजित हैं, सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो बैठे हैं यहाँ पे उत्तेजित हैं? क्यों नहीं कर सकते? फौज के मनोबल को किस तरह की चीजें इफेक्ट करती हैं, वो आप लोग इनसे जवाब चाहते हैं। हम आपने सही मामला उठाया। 1 रैंक 1 पेंशन हम सरकार आते ही कर देंगे, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे एजेंडा में भी है कि वे होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हो गया। सुन लीजिए, ये तो कितने नियम बनाते हैं, वो पास ही नहीं होता कितने साल से, हमको भी पता है कितना हो गया। अब छोड़िए इनसे बात, बहस का ही मामला नहीं है, मिलिट्री का मामला है। तो बात सारी ये है कि इस समय क्या हुआ और क्या करेंगे, इस एक चीज है। पर मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूं परमेश्वर जी की हम बात कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी की। आपको पता है सिक्योरिटी की हालत इस समय इतनी खराब हो गई है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर अगर आर्मी तैनात है तो आपने आईटीबीपी लगाई हुई है, और आईटीबीपी को आर्मी कमांडर कहता है तो कहता है मैं एमएचए के अंडर में हूं, आपके अंडर नहीं। कश्मीर में बीएसएफ है और आर्मी है, और होम मिनिस्टर वहां जाता है, कहता है ये हमारे अंडर में है, आर्मी कमांडर असहाय है। वहां चाइना हंस रहा है, वह पाकिस्तान हंस रहा है। आप बताइए, जब भी आपकी गवर्नमेंट आएगी आप इसमें किस तरीके से बदलाव करेंगे? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
आपको तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलाना होगा, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, और उसमें फिर आपको जो डिफेंस सेक्रेटरी होगा वो फौजी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी एयर, जॉइंट सेक्रेटरी आर्मी फौजी होगा। क्या ये इसके लिए रेडी है? क्या ब्यूरोक्रेसी मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। अभी ORO OP 1 रैंक 1 पेंशन के लिए अभी आप देखना वो आपको कितना नचाते हैं। पॉलिटिकल बॉडी बन के आने से एक बात है, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं कंट्रोल करेंगे कुछ नहीं होगा। और इसीलिए तो आप ये मान के चल रहे हैं इनकी सरकार आ रही है, ऐसा है क्या? मैं क्या इनको अभी बता रहा हूं नहीं आ रही है, चिंता मत करिएगा। दीपक जी, बख्शी साहब आपकी बात से मैं दीपक जी ऑलरेडी आधा प्रोसेस कर सकते हैं ORO। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही इनकी सरकार, उसकी चिंता मत करिएगा। अगर मैं बताता हूं, अगर इनकी सरकार आए या ना आए तो आप होंगे, क्या आप रेडी हैं इसके लिए? अभी तक तो नहीं किया, बिल्कुल सर, साल से नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सेस बताऊं तो आपने क्या किया? नहीं, आपको बता दूं, ये सारी बीमारी स्टार्ट हुई थी 55 में, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को किसी ने कह दिया था कि आपकी फौज जो है ये कूक कर सकती है, जैसे थाईलैंड में, कंबोडिया में, पाकिस्तान में, बर्मा में हो गया है। आप इनको नीचे करना शुरू करिए ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में, और तभी ये आपका ये पिछले 26 जनवरी को वो जो चर्चाएं निकली थी, आगरे से जखीरा आ रहा है, सिरसा से जखीरा आ रहा है, जैसे बहादुर शाह जफर के लिए मेरठ से चला आ रहा था। ये सारी ये सपनों की बातें जो हैं, ये जो मन में डाली गई हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के थ्रू डाली गई हैं। तो इसमें कसूर किसका है आपको पता होना चाहिए। क्या आप चेंज करेंगे? क्या आप चेंज करेंगे? बख्शी साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। क्लोजिंग कमेंट दोनों का 2-2 मिनट। यही ब्यूरोक्रेसी जब स्ट्रांग लीडरशिप आता है ना, तो वो लाइन पर आ जाती है, उसको हिम्मत नहीं पड़ती है। आप कह रहे हैं डिफेंस की बात, स्टेट्स में भी यही होता है बख्शी साहब। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा अगर हैम्पर का कोई काम करता है तो ब्यूरोक्रेसी करती है, क्योंकि लीडर कमजोर होता है। अगर लीडर मजबूत होगा तो वही भी आप जो कहे, हमने तो लाइन पे रोड्स की भी बात कही, आप तो रेलवे की कही, हमने रोड्स की भी की है उसमें, हम अपने इसमें, और एक करेंगे। हमें भी इन सबका अंदाजा है। हम डिफेंस एक्सपर्ट से पहले बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, कोई एक से नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफेंस के इतने लोग ज्वाइन किए, 2-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, इतने लोग ज्वाइन किए हैं कि उनकी मीटिंग होती है, पूरे जोशी जी और मोदी जी और राजनाथ जी के साथ बैठ करके मीटिंग हुई और सारे पॉइंट्स निकाले गए, ये करना है तो करना है। आखिर वो देश के लिए तो हमें बता रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बता रहे हैं। इसीलिए डिफेंस के लिए जितना करना है वो करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी तो सेकंड आती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? नेशन नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेंगे आप? हम तो लास्ट में आते हैं साहब, कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन देश तो बचा रहे। इसीलिए देश को कौन सुरक्षित रखेगा? उस दिन जब लड़ाई होती है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, लड़ने कौन जाता है? जनरल के नेतृत्व में लड़ाई होती है, उस समय सरकार में को ब्यूरोक्रेट को दोष नहीं, सेक्रेटरी को दोष नहीं दिया जाता है, उस समय दोष दिया जाता है डिफेंस वाले को। इसलिए मैं मानता हूं कि डिफेंस जितना भी मजबूत हो उतना देश के हित में है, और इस सारी चीजों को हम करेंगे। दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जितने ठोस कदम हमने उठाए हैं, कांग्रेस की पार्टी के यूपीए सरकार ने उठाए हैं, उसके नतीजे, उसके आंकड़े, उसके रिजल्ट हमें बिल्कुल जग जाहिर हैं। चाहे हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जितने केसेस कम हुए हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेशन में कितने कम हुए हैं केसेस, चाहे हमारा ट्रेड बढ़ा हो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाहे पाकिस्तान को हमने मजबूर किया हो ये मानने के लिए पहली बार इतिहास में कि उनकी ज़मीन पर आतंकवाद हो रहा है, ये सब हमारे कदम से हुआ है। चाहे हमने NIA एस्टेब्लिश किया हो, NSG हो, NSG के अलग अलग ब्रांचेज हर देश में अलग अलग जगह किया हो, चाहे हमने नेट ग्रिड बनाया हो, चाहे हमने 1 रैंक 1 पेंशन किया हो, हम बोलते हैं वो करते हैं। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना करके दिखाते हैं। ये हमारी ये हमारी नीति है, ये हमारे काम है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मनगढ़ंत जो कहानियां जो बख्शी साहब ने बोला जो कू की चली थी, तो आपकी सरकार ने इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, और जो इसको स्पिन करा जिसने उनको पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथी जो अभी भी सेना में हैं, इनको बहुत अंदर से बहुत बुरा लगा जब ये चीज उखड़ के आई, जब वो चीज निकल के आई, अंदर से डीपली हर्ट हुई है पूरी सेना। तो आपने उस पर मरहम लगाने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई इंक्वायरी करी? मैं आपको जवाब देता हूं सर। ये अगर आपको याद होगा कि ये इश्यू केवल शायद 2 या 3 दिन मैक्सिमम चला था, वो कैसे दब गया था? क्योंकि सरकार ने कदम उठाए, लेकिन ये उचित नहीं है, ये गलत है, तो इसको तुरंत इसके ऊपर तुरंत काबू कर लिया था ना सर।
ये स्कार काफी साल तक रहेगा। नो डिस्कशन, नो बातें तो बातें ये इशू चल ही रही थी और आपकी बात सही है, हमने तुरंत इससे कदम उठा के तुरंत इसको हमने सप्रेस कर दिया था। ये इशू ज्यादा चला नहीं था। दीपक जी, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि हम उस दिन डिफेंस को मजबूत मानेंगे जब अमेरिका के फाइटर प्लेन पर लिखा होगा मेड इन इंडिया और मीग पर लिखा होगा मेड इन इंडिया और रसा के पनडुब्बी पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तब हिंदुस्तान की डिफेंस मजबूत होगी। वीके सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, दैट लेटर वाज लीक्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेडी ऑफ स्टेट, क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया आपने? सर, नो पर्सनल थिंग सर, नो इट इज नॉट पर्सनल थिंग, नो पर्सनल थिंग। इट इज नॉट ए पर्सनल थिंग मिस्टर चौरसिया, इट्स नॉट ए पर्सनल थिंग, इट वाज ए लेटर, ऑफिशियल लेटर का नाम ले रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। न्यूज़पेपर में आया चौरसिया जी, न्यूज़पेपर में आया ये तो न्यूज़पेपर में मीडिया में मुझे यही रोकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। उम्मीद मतलब होता अच्छा ये कि हम इस पर घंटों और घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। हमारी संसद में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर इस एपिसोड में इतना ही।